Very good morning, all of you. आज एजुकेशन प्रेजेंटेशन करना था। कि आप लोग जानते हैं कि कोठारी एजुकेशन कमीशन 1964 पर पहली जो पॉलिसी 19 और उसके बाद 1986 की नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, जिसे हम लोग 2020 की पॉलिसी आने तक कभी कभी नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी कहते थे। जैसे बहुत से लोग 2020 की जो पॉलिसी है न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहते हैं, जबकि वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। उसका जो ऑफिस है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। तो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 और प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1990 में हम लोग अध्ययन करेंगे और इसको करेंगे अनिल कुमार मिश्रा, शैलेंद्र, भावना कुमारी और सिंह। स्वागत है आपका, शुरू करिए। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस पेपर सेकेंड सोशियो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत हम लोग आज पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1980 एंड प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992, जिसे 4 इकोनॉमिक एंड एजुकेशन पर्सपेक्टिव्स के अंतर्गत रखा है, अध्ययन करेंगे। और संदर्भ में हम आगे हैं और देखते हैं पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 है, इसके बारे में हमें अध्ययन करना है। और नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, जिसे कि रिवाइज किया गया था, मॉडिफाई किया गया था इन 1992, इसके बारे में हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे। तो देख लेते हैं कि इसमें जो है विषय में क्या क्या सूची में हम लोग पढ़ेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की आवश्यकता, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के उद्देश्य, भाग 1 भूमिका, 1968 की शिक्षा नीति और उसके बाद भाग 2 शिक्षा का सार तथा भूमिका, भाग 3 राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था, भाग 4 समानता के लिए शिक्षा, भाग 5 विभिन्न स्तरों पर शिक्षा, भाग 6 तकनीकी एवं प्रबंध शिक्षा, भाग 7 शिक्षा व्यवस्था को कारगर बनाना, भाग 8 शिक्षा की विषय वस्तु और प्रक्रिया को नया मोड़ देना, भाग 9 शिक्षक, भाग 10 शिक्षा का प्रबंध, भाग 11 संसाधन तथा समीक्षा, भाग 12 भविष्य। इसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति की मौलिक विशेषताएं क्या क्या हैं। संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जिसे प्रोग्राम ऑफ एक्शन के नाम से, क्रियान्वयन योजना या कार्य योजना के नाम से जाना जाता है, 1992 के बारे में पढ़ेंगे। फिर संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 की मौलिक विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद सबसे लास्ट में संदर्भ ग्रंथ सूची होगी। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो सर्वप्रथम देखिए आता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। अगर हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की ओर देखें तो इसमें जो है जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, ठीक उसके पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। तो चूंकि स्वाधीनता से पूर्व 1935 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड यानी सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन का गठन किया गया था, और तभी जो है शिक्षा के संदर्भ में होने वाले विभिन्न परिवर्तनों को रखने के लिए सारी जिम्मेदारी केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड को दे दी गई थी। इसीलिए इसका गठन किया गया था कि यह शिक्षा के संदर्भ में होने वाले विभिन्न परिवर्तनों के बारे में बताए और समय समय पर उसे लागू करे, भारत सरकार के द्वारा लागू कराए। अब इसके बाद इसमें आ जाता है, सबसे पहला पॉइंट है राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए शिक्षा एक सशक्त माध्यम है। अगर हम बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य है राष्ट्रीय लक्ष्य में आ जाएगा राष्ट्रीय विकास, राष्ट्रीय एकता और राष्ट्र के अंदर जो गुणवत्ता परक शिक्षा होनी चाहिए उसको हम किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं, उसको और अधिक ज्यादा साकार कैसे कर सकते हैं कि भारत आगे आने वाले समय में एक सशक्त देश बन करके विश्व में उभरे और सर्वधर्म संभाव सर्वांगीण विकास के लिए अपनी महती भूमिका अदा करे।
इसके लिए जो है शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो इन सब चीजों को जो है प्राप्त करने में सहायता प्रदान करती है। अब अगर बात करते हैं राष्ट्रीय लक्ष्यों की, तो राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति करने के लिए हमें अपनी महती भूमिका अदा करनी पड़ेगी, जिससे कि व्यक्ति के विकास के साथ साथ राष्ट्र का भी विकास होगा और हम राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति करते हुए भारत को एक विशिष्ट स्थान दिला पाएंगे, जिसमें शिक्षा का एक विशिष्ट एवं अहम योगदान होगा, जो केवल शिक्षा के माध्यम से ही हम प्राप्त कर सकेंगे और इसी के आगे जो है हम भारत को उसके विकास के पथ पर अग्रसरित कर पाएंगे। अब उसके बाद अगर देखते हैं तो प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद ने समान शैक्षिक प्रणाली की परिकल्पना दी। अगर हम बात करें 1947 15 अगस्त 1947 की, तो जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो उस समय जो है प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद जी थे, जिन्होंने एक समान शैक्षिक प्रणाली की परिकल्पना दी थी। अब अगर बात करते हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद की, तो ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। इन्होंने ही शिक्षा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्ट संस्थानों की स्थापना की थी और अनेक उपलब्धियां भी हासिल की। केंद्रीय सलाहकार शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष होने के नाते और एक शीर्ष निकाय के तौर पर अबुल कलाम आजाद ने सरकार से केंद्र और राज्यों दोनों के अलावा विश्वविद्यालयों में खास तौर से सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा, 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, बालिकाओं की शिक्षा, व्यवसायिक प्रशिक्षण और तकनीकी शिक्षा जैसे सुधारों की सिफारिश की थी। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान भारतीय शिक्षा में सांस्कृतिक सामग्री काफी कम रही और इसे एक समान शैक्षिक प्रणाली और पाठ्यक्रम के माध्यम से मजबूत किए जाने की जरूरत है। जहां तक एक समान शैक्षिक प्रणाली का अर्थ है, तो एक समान शैक्षिक प्रणाली का अर्थ यह है कि सभी वर्गों को, चाहे वो बालक एवं बालिकाएं हों, चाहे वो महिलाएं हों अथवा पुरुष हों, चाहे वो काश्तकार हों या सामान्य नागरिक हों, सभी लोगों के लिए एक ही शैक्षिक प्रणाली होनी चाहिए जो समान रूप से सभी राज्यों में, सभी केंद्र शासित क्षेत्रों में लागू कर दी जाए, जिससे कि सभी को पर्याप्त अवसर मिल सके शिक्षा को प्राप्त करने का, अपना विकास करने के साथ साथ समाज का विकास करने का, अपनी संस्कृति का विकास करने का और अपने पूरे देश का विकास करने का लाभ प्राप्त हो सके। ऐसा जो है अबुल कलाम आजाद जी ने एक समान शैक्षिक प्रणाली की परिकल्पना देकर की थी। अब बात करते हैं 1947 जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, तो 1948 में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग आया, जिसे राधा कृष्णन आयोग के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राधा कृष्णन आयोग के द्वारा की गई थी, इसीलिए इसे राधा कृष्णन आयोग के नाम से भी जाना जाता है। अब आइए इसके बारे में देख लेते हैं। तो स्वतंत्रता के बाद भारतीय समाज में राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवर्तन बहुत तेजी से हुए। अर्थात जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ, तो जैसे ही स्वतंत्र हुआ वैसे ही भारतीय समाज में राजनैतिक संदर्भ में, चाहे सामाजिक संदर्भ ले लें, चाहे आर्थिक ले लें अथवा सांस्कृतिक ले लें, इसमें परिवर्तन काफी तेजी से हुआ। परिवर्तन होने के पीछे भी कारण था, क्योंकि जब देश स्वतंत्र हुआ तो उस समय देश की आर्थिक स्थिति और सांस्कृतिक स्थिति उतनी अधिक मजबूत नहीं थी, क्योंकि गुलामों की दास्ता से आजाद हुए भारत में अभी नई परिस्थितियों का भी सामना करना पड़ा था और नई परिस्थितियों के संदर्भ में भारतीय जनता की कुछ आशाएं थीं, आकांक्षाएं थीं और आवश्यकताएं थीं, जो एक नए रूप में उभर करके सबके सामने आई। तो जैसा कि कहा गया है इसके बारे में, स्वतंत्रता के बाद विश्वविद्यालय तथा छात्रों की संख्या में दिनों दिन वृद्धि होने लगी। अर्थात कहने का आशय ये है कि जब स्वतंत्र हो गया, हमारा भारत देश आजाद हो गया, तो उस समय विद्यालय और छात्रों की संख्या में दिनों दिन वृद्धि होने लगी। अब वृद्धि तो हुई बहुत अधिक, लेकिन यह वृद्धि जो थी वो केवल गुणात्मक रूप में बहुत ही कम रही, परंतु संख्यात्मक रूप में अधिक रही। कहने का आशय ये है कि जो भी यूनिवर्सिटी से पढ़ करके छात्र निकलते थे विश्वविद्यालय से, उनकी संख्या तो अत्यधिक होती चली जा रही थी, लेकिन अगर हम गुणात्मकता की बात करें तो गुणात्मकता में जो है उनके अंदर वो
गुण नहीं थे जो एक भावी नागरिक के अंदर होने चाहिए ग्रेजुएट होने के बाद में। आगे यह बताया गया कि स्वतंत्र भारत के सम्मुख नई समस्याएं आकर खड़ी हो गईं। देश के राजनेताओं, विचारकों तथा शिक्षा शास्त्रियों के समक्ष ये भी प्रश्न उठे थे कि बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार शिक्षा के माध्यम से समाज का विकास किस प्रकार किया जाए। अर्थात जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्रता के बाद बहुत सारी परिस्थितियां बदल गईं, जिसमें कई सारे परिवर्तन आए, कुछ राजनैतिक परिवर्तन आए, सामाजिक परिवर्तन आए, आर्थिक परिवर्तन आए, सांस्कृतिक परिवर्तन आए, धार्मिक परिवर्तन भी हुए। तो इसमें जब विभिन्न प्रकार के हमारे परिवर्तन आ गए तो उन बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार शिक्षा के माध्यम से समाज को किस प्रकार विकास किया जाए, उसका किस तरह से हम विकसित रूप देख पाएंगे, इन सब चीजों के बारे में और एक नए समाज के लिए शिक्षा में भी कितना अधिक परिवर्तन किया जाए और क्या क्या शिक्षा में नए नए आयाम लाकर रखे जाएं, जिससे कि एक स्वतंत्र भारत में शिक्षा की स्थिति को और अधिक ज्यादा पहले की अपेक्षा सुधारा जा सके, इसकी परिकल्पना को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने बोर्ड की प्रार्थना पर, अब बोर्ड यहाँ पर क्या है, वही आपका CABE है, जिसे कैप कहा जाता है, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, जिसे हिंदी में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड कहा जाता है। तो केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने, भारत सरकार ने जब बोर्ड की प्रार्थना मतलब केंद्रीय सलाहकार बोर्ड ने की थी कि एक आयोग गठित कर दिया जाए जो विश्वविद्यालय की शिक्षा पर अपनी कमेटी के द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। तो इसके गठन के लिए उसने आग्रह किया था भारत सरकार से। तो भारत सरकार ने बोर्ड की प्रार्थना पर 4 नवंबर सन 1948 को डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना की थी। इस आयोग में एक अध्यक्ष, 8 सदस्य तथा 1 सचिव जी थे। इस आयोग का प्रमुख उद्देश्य था भारतीय विश्वविद्यालयों की शिक्षा पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना, उसकी संरचना की जांच करना कि वहां पर कौन कौन सी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं, उसकी संरचना कैसी है, ढांचा कैसा है और किन किन चीजों की आवश्यकता है, और इसके साथ साथ तात्कालीन समस्याओं का पता लगाकर उन सुधारों एवं विकासों के बारे में सुझाव देना था जो देश की वर्तमान और भावी आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त हो। कहने का आशय ये है कि देश की वर्तमान और जो भावी आवश्यकताएं हों उनकी पूर्ति किन सुधारों और किन विकासों के माध्यम से होगी, ऐसे सुझावों को प्रस्तुत करना इस कमेटी का प्रमुख उद्देश्य था। इसीलिए आयोग के सदस्यों ने प्रत्येक विश्वविद्यालय में जाकर वहां के प्राध्यापक, प्रशासक, विद्यार्थी तथा जनप्रतिनिधियों से मिलकर विस्तृत जानकारी प्राप्त की और इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट को 25 अगस्त 1949 को भारत सरकार को सौंपी। क्योंकि राधाकृष्णन जी इसके अध्यक्ष थे, इसलिए इसे राधाकृष्णन आयोग के नाम से भी जाना जाता है। यह स्वतंत्र भारत का पहला आयोग था। सन 1954 में भारत रत्न की उपाधि से इन्हें नवाजा भी गया था और इनके साथ साथ 2 अन्य लोगों को भी भारत रत्न दिया गया था तथा यह भी कहा गया है कि भारत रत्न की शुरुआत सन 1954 से ही हुई है, जब डॉक्टर राधाकृष्णन जी को सर्वप्रथम इस उपाधि से नवाजा गया था। इनके साथ ही 2 अन्य लोग जो थे उनमें चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी थे और वेंकट रमण जी थे। तो इस तरह से विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग था जो कि 1948 में प्रारंभ हुआ। अब इसके बाद आ जाते हैं दूसरा, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952। अगर हम माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 की बात करें, जिसे कि मुदालिया शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है, तो जैसा कि सन 1948 चल ही रहा था, उसी समय एक ताराचंद कमेटी बनी थी जिसने जो है माध्यमिक शिक्षा से संबंधित कुछ सुझाव प्रस्तुत किए थे, जिसे कि बोर्ड के द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था और सन 1948 में ही केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, जिसे सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन कैप कहा जाता है, इसने सरकार के समक्ष प्रस्ताव रखा कि माध्यमिक शिक्षा की जो व्यवस्था है उसमें जांच करने के लिए एक आयोग की क्यों ना नियुक्ति कर दी जाए, क्योंकि जो माध्यमिक शिक्षा है वो उस सुचारू रूप से चल नहीं पा रही है जैसा कि चलना चाहिए। इसलिए कैप के सुझावों को स्वीकार करते हुए भारत सरकार ने 23 सितंबर 1952 को डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में
माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना की। कहने का तात्पर्य यह है कि जब आयोग गठित किया गया है तो आयोग अपने सुझाव भी प्रस्तुत करेगा और सुझावों को प्रस्तुत करने के लिए रूपरेखा की आवश्यकता होती है। तो उस समय माध्यमिक शिक्षा आयोग में क्या क्या कमियां थी उनके बारे में पता लगाना था। इसके साथ साथ माध्यमिक विद्यालयों का क्या पारस्परिक संबंध होता है उसके बारे में पता लगाना था। माध्यमिक शिक्षा का प्राथमिक, बेसिक तथा उच्च शिक्षा के संबंध को भी ज्ञात करना था। माध्यमिक शिक्षा के संबंध में आने वाली अन्य समस्याएं कौन कौन सी थी इसके बारे में पता लगाना था। इस आयोग का प्रमुख उद्देश्य था। इस आयोग में एक अध्यक्ष थे जो कि डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियार जी स्वयं थे, 7 सदस्य थे, एक सचिव थे तथा एक उप सचिव भी थे। इस आयोग ने जो है सिफारिश की थी और सिफारिश में बताया गया कि पाठ्यचर्या में विविधता लाने के लिए कहा गया। अब विविधता का तात्पर्य यह है कि अगर मान लीजिए कोई जो है लड़का है तो उसके लिए विविध विषय होने चाहिए, लड़की है या बालिका है तो उसके पढ़ने के लिए अलग विषय होने चाहिए, काश्तकार है तो उसके लिए अलग विषय होने चाहिए। यानी कि अपनी पसंद के अनुसार पाठ्यक्रम में विविधता लाई जाए जिससे कि उनको उनकी रुचि के अनुसार, उनके जो है मानसिक बुद्धि उपलब्धि के अनुसार, उनके इंटरेस्ट के अनुसार, उनके एटीट्यूड के अनुसार शिक्षा दिलाई जाए जिससे कि वो अपना विकास कर सकें, अपने विकास के साथ साथ समाज का विकास कर सकें और नए आयामों में नई सोच के साथ शिक्षा को ग्रहण कर सकें। एक मध्यवर्ती स्तर जोड़ने की बात कही गई कि जो मीडिएटर होता है तो मीडिएटर का काम होता है कि एक रूप को दूसरे रूप से जोड़ने का काम। तो इसीलिए माध्यमिक शिक्षा आयोग का भी यही काम था कि वो जो है बेसिक और जूनियर और इसके साथ साथ माध्यमिक के साथ साथ उच्च से आपस में ऐसा तालमेल भिड़ाए जिससे कि जो है जो शिक्षा प्रक्रिया का एक स्वरूप है वो विस्तृत रूप से प्रभावशाली ढंग से लागू किया जा सके और इसके साथ ही साथ उसमें नवीनतम योजनाओं को लागू करके एक अच्छे शिक्षा की संकल्पना पूरी की जा सके। अब आ जाते हैं, एक अगला पॉइंट है कि त्रिस्तरीय स्नातक पाठ्यक्रम शुरू करने की भी सिफारिश की गई थी इस आयोग के द्वारा। क्योंकि माध्यमिक शिक्षा आयोग था, इसने जो है बताया था कि त्रिस्तरीय स्नातक पाठ्यक्रम भी शुरू किया जाए जिससे कि जो है पाठ्यक्रम सभी लोगों के लिए उनकी इच्छा के अनुसार समुचित ढंग से जो है पूरा किया जाए और इसे 30 रूप में शुरू किया गया। इस आयोग ने जो है अपनी रिपोर्ट को 29 अगस्त सन 1953 को भारत सरकार को अपने प्रतिवेदन के रूप में प्रस्तुत किया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट हमारा आ जाता है भारतीय शिक्षा आयोग, कोठारी आयोग 1964 से 1966। अब अगर हम बात करें तो इस समय कंडीशन थोड़ी सी अच्छी हो गई थी और अच्छी ये हो गई थी कि धीरे धीरे जैसे ही 1947 में हमारा देश स्वतंत्र हुआ, फिर हमारा जो है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग आया 1948 में जिसे कि डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग कहा गया, फिर माध्यमिक शिक्षा आयोग मुदालियार आयोग आया। तो काफी कुछ कंडीशंस स्वतंत्रता से लेकर के 1947 से 1963 के बीच काफी अधिक जो है परिवर्तन होते गए और उसमें काफी अधिक जो है सुधार भी होता गया। उसके बाद जो है फिर से एक बार आवश्यकता हुई कि भारतीय शिक्षा आयोग जो कोठारी आयोग के नाम से जाना जाता है 1964 से 66 के बीच में, तो उसमें बताया गया कि देश की प्रगति एवं समृद्धि का आधार शिक्षा है। यानी कि इसमें भी शिक्षा को प्रमुख रूप से लिया गया है कि कहने का आशय यह है कि अगर कोई भी देश है, चाहे भारत हो, चाहे रूस हो, चाहे जापान हो, चाहे इटली हो, हर एक देश अगर अपनी प्रगति करना चाहता है तो निश्चित रूप से और समृद्धि करना चाहता है तो शिक्षा ही वह माध्यम है जिसके माध्यम से जो है कोई भी देश, कोई भी राष्ट्र अपना प्रगति कर सकता है, साथ साथ जो है समृद्धिशालिता को प्राप्त कर सकता है। यानी कि शिक्षा किसी को भी सुसंस्कृत बनाने का माध्यम है जिसके माध्यम से वह उसके व्यक्ति के अंदर सर्वांगीण विकास और सर्वांगीण गुणों को समावेशित करते हुए, चाहे वो उसके सामाजिक गुण हो, चाहे नैतिक गुण हो, चाहे सदाचार युक्त गुण हो, चाहे जो है धार्मिक गुण हो, तो यानी कहने का आशय है सर्वांगीण गुणों का जो समावेश किया जा सकता है वो केवल एक शिक्षा के माध्यम से ही किया जा सकता है और शिक्षा एक सशक्त माध्यम है जो कि इन सभी चीजों की पूर्ति करने में सहायक होगी। इसी तरह से बदलते हुए युग तथा परिस्थितियों के अनुसार
शिक्षा में विज्ञान और तकनीकी का भी समावेश आवश्यक हो गया है। कहने का आशय है कि काफी अधिक परिवर्तन हो गया, धीरे धीरे इसमें सुधार हुआ, तो अब एक बार फिर से विज्ञान और तकनीकी का समावेश होना इस शिक्षा में आवश्यक है। इसीलिए संपूर्ण शिक्षा पर समग्र रूप से विचार करने के लिए भारत सरकार ने 14 जुलाई 1964 को डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग की नियुक्ति की। इस शिक्षा आयोग में एक अध्यक्ष थे जो कि डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी जी थे, एक सचिव तथा 14 अन्य सदस्य थे। अब बात करते हैं इस आयोग के क्रियान्वयन की। तो आयोग ने क्रियान्वयन का कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1964 को विज्ञान भवन से प्रारंभ किया था, अर्थात विज्ञान भवन में 2 अक्टूबर 1964 को इस आयोग का उद्घाटन हुआ। उद्घाटन के अवसर पर तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने अपने भाषण में यह अपील की थी। क्या अपील की थी? इट इज माई अर्नेस्ट डिजायर दैट द कमीशन विल सर्वे ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन, प्राइमरी, सेकेंडरी, यूनिवर्सिटी एंड टेक्निकल, एंड मेक रिकमेंडेशंस which help to improve our educational system at all its level। कहने का आशय है इट इज माई अर्नेस्ट डिजायर, यानी कि डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने यह बताया कि यह मेरी हार्दिक इच्छा है, दिली इच्छा है कि ये जो आयोग है, जिसे कि कोठारी आयोग या भारतीय शिक्षा आयोग कहा गया है, यह उन सभी पहलुओं पर जो कि शिक्षा के विभिन्न स्तंभ हैं उनमें निरीक्षण करके अपने सुझावों को प्रस्तुत करेगा, चाहे वो आपका प्राथमिक शिक्षा को लेकर के हो, और चाहे गहराई से चिंतन करेगा, मनन करेगा, विचार करेगा और इसके बाद अपने सुझावों को प्रस्तुत करेगा which help to improve our educational system at all its level, यानी कि जो सहायता प्रदान करेगा आगे आने वाले हमारे शिक्षा के परिदृश्य में, जो कि विभिन्न स्तरों को लेकर के होगी, जो कि प्राथमिक होंगे, माध्यमिक होंगे, विश्वविद्यालय होंगे, तकनीकी होंगे, इन सभी स्तरों को लेकर के एक व्यापक मात्रा में किस तरह से सुधार के नए नए आयाम अपनाए जाएं, इन पर सुझाव देने के लिए इसको गठित किया गया था। और इसमें डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने अपनी हार्दिक और दिली इच्छा को विज्ञान भवन में 2 अक्टूबर 1964 को जाहिर किया था। आयोग ने 2 अक्टूबर सन 1964 को ही अपने कार्य की योजना भी बनाई। इसी योजना के फलस्वरूप शिक्षा के विभिन्न पक्षों का सूक्ष्म अध्ययन किया गया, जिसमें 12 कार्यदल थे जिसे टास्क फोर्सेस के नाम से जाना जाता है, और 7 कार्य समितियां थीं जिन्हें वर्किंग ग्रुप्स के नाम से जाना जाता है, की नियुक्ति की गई थी। और ये भी कहा गया था कि वे शिक्षा के विभिन्न अंगों की पूरी तरह से गहराई के साथ, गहनता के साथ जांच करें और पता लगाएं कि किन किन एस्पेक्ट्स में क्या क्या कमियां रह गई हैं, उन कमियों को बताएं, क्या क्या मूलभूत मौलिक आवश्यकताएं अभी नहीं पूरी हो पाई हैं उनके बारे में इंडिकेट करें, शिक्षा की किस प्रकार से स्थिति को और अधिक ज्यादा अच्छा बनाया जा सकता है इसके बारे में बताएं, सुझाव अपने प्रस्तुत करें, और इसके साथ साथ जो है और भावी योजनाएं हम किस तरह से लागू कर सकें, जिससे कि जो है शिक्षा के माध्यम से हम भारत को एक उन्नत देश के रूप में आगे पसरित कर सकें। लगभग 9000 व्यक्तियों से संपर्क स्थापित किया गया। उस समय 9000 लोगों को लिया गया, उनसे जो है विचार विमर्श किया गया, उनके सामने जो है इस चीज को रखा गया और उनसे भी काफी अधिक विचार विमर्श करके कुछ सलाह के रूप में जो है पॉइंट्स लिए गए, और उन्हीं को समाहित करते हुए शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास नामक रिपोर्ट, यानी कि जो कोठारी आयोग या जिसे हम भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से जानते हैं, इसने जो है उन समग्र विचारों को विचार विमर्श करते हुए शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास नामक रिपोर्ट के रूप में 29 जून 1966 को भारत सरकार को प्रस्तुत की। और उसमें जो है विभिन्न प्रकार के आयामों के बारे में बताया कि किस तरह से कौन कौन से हमें नए संदर्भ लेने चाहिए, जिससे कि भारत को राष्ट्रीय एकता के रूप में बांधा जा सके, तकनीकी के नए नए आयामों को खोला जा सके, विज्ञान को और अधिक ज्यादा बढ़ावा दिया जा सके,
और इसके साथ साथ शिक्षा का क्या स्वरूप हो इसके बारे में कुछ योजनाएं बनाई जा सके। अब अगर हम बात करते हैं तो हमारा देखिए नेक्स्ट आ जाता है प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968। अब अगर राष्ट्रीय ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो चूंकि अब भारतीय शिक्षा आयोग का गठन हो ही चुका था, कोठारी कमीशन 1964-66 में आ ही गया था, उसने अपनी सारी रिकमेंडेशंस 29 जून 1966 को प्रस्तुति कर दी थी। तो उसके बाद अब आ जाता है हमारा प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968। 1968 की पृष्ठभूमि ये थी कि 5 अप्रैल 1967 को भारत सरकार ने संसद सदस्यों की एक समिति का गठन किया, यानी कि 5 अप्रैल 1967 को एक समिति बनाई गई थी संसद के सदस्यों को लेकर के, और उस समिति को 3 कार्य सौंपे गए थे। तीनों कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण थे 1968 की रूपरेखा के लिए, जिसमें पहला कार्य ये था कमेटी को दिया गया कि कोठारी आयोग के सुझावों पर गंभीरता से विचार किया जाए, यानी कि जो कोठारी आयोग ने अपने रिकमेंडेशंस दिए हैं उन रिकमेंडेशंस को बड़ी ही गहनता के साथ, सहजता के साथ विचार किया जाए और फिर से उसे देखा जाए कि किन किन आयामों की अभी हम पूर्ति नहीं कर पाए हैं, तो उन आयामों को विशेष रूप से इंडिकेट करते हुए एक नई और प्रभावकारी योजना को तैयार किया जा सके, जिससे कि जो है शिक्षा व्यवस्था को और अच्छे ढंग से लागू किया जाए। इसी के रूप में एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ड्राफ्ट तैयार करने का कार्य दिया गया। प्राथमिकताओं के आधार पर उसके क्रियान्वयन की एक रूपरेखा भी तैयार करने के लिए कहा गया। तो इस तरह से समिति को 3 कार्य दिए गए थे। अब इसके बाद अगर बात करें तो ये जो समिति गठित की गई थी, इस समिति ने जो है 24 जुलाई 1968 को भारत सरकार के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा स्वतंत्र भारत में शिक्षा पर यह पहली नीति थी, जिसे प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 कहा जाता है, तो विधिवत रूप से इसकी घोषणा कर दी गई थी 24 जुलाई 1968 को श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा। और इसमें यह बताया गया था कि कोठारी आयोग जो था 1964-66 के बीच में की सिफारिशों पर पूर्णतया आधारित थी। इसमें यह भी पहल रखी गई कि शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित किया गया, यानी कि शिक्षा ही वह माध्यम है जो हमें सुसंस्कृत बनाता है, शिक्षा ही देश की प्रगति में अपनी महती भूमिका अदा करती है, शिक्षा ही देश की समृद्धता में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान अदा करती है। तो शिक्षा ही है, इसलिए शिक्षा को क्यों ना एक राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर दिया जाए, जिससे कि जो है उन लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें जो कि हमारे स्वतंत्र भारत के लिए और आगे आने वाले प्रगतिशील भारत के लिए एक नई रूपरेखा तैयार की जा सके, जिसमें यह भी बताया गया कि 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का लक्ष्य रखा गया, यानी कि 14 वर्ष तक जितने भी आयु के बच्चे हों, 14 वर्ष की आयु तक, चाहे वो बालक हों, बालिकाएं हों, समाज के दिव्यांग बालक बालिकाएं क्यों ना हों, मानसिक रूप से पिछड़े क्यों ना हो, यानी कि कहने का आशय जितने भी बालक हों, सभी बालकों के लिए, बालिकाओं के लिए, सभी वर्गों के लिए 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा कर दी जाए, इसका लक्ष्य रखा गया। और शिक्षकों का बेहतर प्रशिक्षण और योग्यता पर फोकस किया जाए। कहने का आशय यह है कि शिक्षक जितना अच्छा ट्रेंड टीचर होगा, उसकी एबिलिटी कैपेसिटी अच्छी होगी, उसके अंदर योग्यता होगी, अनुभव होगा, तो वो उन साधारण अध्यापकों की अपेक्षा अपनी भूमिका अच्छी अदा कर सकता है और उसके द्वारा किया जाने वाला जो शिक्षण होगा वो प्रभावशाली होगा, गुणवत्ता परक होगा। उसके माध्यम से जो बच्चे उस शिक्षा को ग्रहण कर रहे होंगे उनमें दिनों दिन जो है आगे के बढ़ने की ओर प्रगति दिखाई पड़ती जाएगी और वो अपना विकास करने के साथ साथ बच्चों का सार्वभौमिक विकास करेंगे, जिससे कि वो आगे आने वाले भविष्य के समय में खुद को एक जिम्मेदार नागरिक ठहराते हुए भारत के विकास में अपने योगदान को जो है अदा कर पाएंगे। इस नीति ने ये भी बात बताई थी कि प्राचीन संस्कृत भाषा के शिक्षण को और अधिक प्रोत्साहन की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा देश एक संस्कृत प्रधान देश है। यहाँ पर जो है संस्कृत को देववाड़ी घोषित किया गया है, जिसे भारत की संस्कृति और विरासत का एक अनिवार्य हिस्सा भी माना जाता था और आज भी जो है भारत जो है संस्कृति और विरासत के रूप में एक अनिवार्य हिस्सा है। क्यों है? क्योंकि जब हमने स्वतंत्रता से पहले शुरुआत की थी वही सारी चीजें आज भी देखिए चलती चली आ रही हैं और इसी तरह से एक नई शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2000
लिए, तो वो भाषा के संदर्भ में वही हैं जो एक 1948 में रखे गए थे राधा कृष्णन आयोग के द्वारा, और उसी को जो है आज 2020 में भी जो है उस पर फोकस किया गया है। अभी इसकी हम चर्चा करेंगे इसी में। इसी के साथ साथ शिक्षा पर केंद्रीय बजट का 6% व्यय करने का लक्ष्य रखा गया, यानी कि टोटल जो केंद्रीय बजट था उसका 6% व्यय करने का लक्ष्य शिक्षा पर रखा गया था, कि टोटल जो जीडीपी होगी उसका जीडीपी का कम से कम 6% भाग शिक्षा पर व्यय किया जाए, ताकि उन सभी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, जैसे श्यामपट्ट है, भौतिक परिवेश है, विद्यालय का वातावरण है, कक्षाएं हैं, और इसके साथ साथ जो है कमरे हैं, किचन कहाँ पर आपका होगा, और रसोइयों की नियुक्ति किस तरह से की जाए, और जो है बालकों के बैठने की व्यवस्था, चटाई है, फर्नीचर है, ब्लैक बोर्ड है, आज विभिन्न प्रकार की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी जो है पूर्ति की जा सके। साथ ही साथ जो है प्रशिक्षण युक्त प्राप्त किए हुए शिक्षकों की नियुक्ति की जाए, जिससे कि वो निश्चित रूप से उन सभी आयामों में सभी बच्चों को जो है विकसित कर सकें, और उनके अंदर जो है एक प्रकार से सामाजिक गुणों को, नैतिक जो है सांस्कृतिक गुणों का समावेश किया जा सके, जिससे कि जो है वो शिक्षा को प्राप्त करते हुए अपना भी विकास करें और साथ ही साथ देश का भी विकास करें। अब बात करते हैं माध्यमिक स्तर पर। तो माध्यमिक स्तर पर जो है 1968 में ये रखा गया कि त्रिभाषा सूत्र लागू करने का आह्वान किया गया था। अब बात करते हैं त्रिभाषा सूत्र की। तो त्रिभाषा सूत्र को, जैसा कि कोठारी आयोग की सिफारिश भी थी कि राष्ट्रीय भाषा सूत्र लेकिन धरातल पर नहीं लाया जा सका था, और धरातल पर लाने के लिए देखिए 1986 में भी उसको जो है अडॉप्ट किया गया, और 1986 के बाद, जैसा कि अभी मैं बता रहा था, कि 2020 में जो है भारतीय शिक्षा नीति, जो अभी नई शिक्षा नीति आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसमें भी जो है त्रिभाषा फार्मूला जो है इसकी आवश्यकता पर सबसे ज्यादा अधिक जोर दिया गया है, क्योंकि कहा गया है कि जो बालक की संज्ञानात्मक विकास शुरू होता है वो भाषा से शुरू होता है, इसलिए भाषा के लिए में जो है त्रिभाषा सूत्र को जो है निश्चित रूप से रखा जाए, जिससे कि जो है बालक का विकास किया जा सके, और बालक को मूलभूत आवश्यकताओं के बारे में भी बताया जा सके, जो उनको क्षेत्रीय भाषा के माध्यम से, उनकी अपनी राजकीय भाषा के माध्यम से, राष्ट्र की भाषा के माध्यम से प्राप्त करने में आसानी हो सके। तो त्रिभाषा जो सूत्र है ये भाषा शिक्षण से संबंधित है, और राधा कृष्णन आयोग जो था 1948-49 उसकी रिपोर्ट से ही इसकी प्रारंभ हुई थी, यानी कि जो त्रिभाषा सूत्र था वो राधा कृष्णन आयोग की रिपोर्ट से ही प्रारंभ किया गया था। और इसमें यह बताया गया था कि 3 भाषाएं थी, एक हिंदी थी, एक अंग्रेजी थी, और संबंधित राज्यों की क्षेत्रीय भाषा भी रखी गई थी। मूलतः जो है 3 भाषाएं थी, हिंदी, अंग्रेजी और संबंधित राज्यों की क्षेत्रीय भाषाएं, जिनका जो कि समावेश किया गया था। और अब आ जाते हैं, इसके बाद हमारा आ जाता है राष्ट्रीय शिक्षा की चुनौती नीति संबंधी परिप्रेक्ष्य 1985। तो ये कुछ जो है सुझाव थे, जो कि जो है प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के द्वारा हम लोगों को दिए गए, उन पर क्रियान्वयन करने की योजनाएं बनाई गई, और मूलतः जो था वो कोठारी आयोग की रिकमेंडेशंस को ही लागू करने का एक बार फिर से प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में लक्ष्य रखा गया था कि क्यों ना शिक्षा को और अधिक ज्यादा प्रभावशाली ढंग से हम इसमें सुधार करते रहें और इसे अच्छे ढंग से लागू किया जाए। इसी के संदर्भ में शिक्षा की चुनौती आई, और इसमें नीति संबंधी परिप्रेक्ष्य जो है तैयार करने की योजना बनी 1985 में। अर्थात कहने का आशय है, कोठारी आयोग की सिफारिशों के अनुसार सन 1968 में, 1978 में तथा 1985 में 3 बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति बदली गई। प्रथम आपकी 1968, फिर 1978 और 1985। फिर इसके बाद 1983 में एनसीईआरटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, यानी कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, जिसे सन 1983 में जो है लागू नहीं किया गया था। इसे 1983 में जो है इसने विभिन्न राज्यों के लिए और केंद्र शासित राज्यों के लिए पाठ्यक्रमों का मूल्यांकन करने के लिए एक कार्यकारी दल गठित किया था, कि क्यों ना पाठ्यक्रम में जो है कुछ परिवर्तन लाया जाए, और पाठ्यक्रम में परिवर्तन अगर होगा तो बालक और बालिकाएं और समस्त बालक जो पढ़ने वाले हैं
वो उनका अध्ययन करेंगे और अध्ययन करके जिसमें जिनकी रुचि होगी उन पाठ्यक्रमों के अनुसार वो स्वयं को उतना ही अधिक तेज बनाएंगे, पढ़ने के साथ साथ सभी गुणों का जो है समावेश करेंगे। और इसी संदर्भ में जो है एक कार्यकारी दल का गठन जो है एनसीईआरटी ने 1983 में गठित किया था और सन 1984 में प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा की रूपरेखा तैयार की गई और उस तैयारी करने के लिए भी एक मार्गदर्शक दल तैयार किया गया कि 1984 में फिर आवश्यकता हुई कि प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा की एक राष्ट्रीय रूपरेखा तैयार की जाए, जिसमें प्राथमिक शिक्षा को सबसे पहले रखा जाए, फिर माध्यमिक शिक्षा को रखा जाए और इनके बीच एक जो है ज्वाइंट कनेक्शन भी रखा जाए, जिससे कि जो बालक है जो बीच में छोड़ करके विद्यालय चले जाते हैं, ऐसी जो है सिचुएशंस ना आ पाए। उस रूपरेखा के आधार पर ही जनवरी 1985 में देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति विकसित करके उसे लागू करने की घोषणा की, जिसमें शिक्षा व्यवस्था का विश्लेषण कर उसकी समीक्षा भी की गई। अब इसके बाद हमारा आ जाता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जिसे नई शिक्षा नीति भी कहा गया, 1986। अब अगर हम बात कर लेते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति जिसे कहा गया 1986 की, तो इसी से रिलेटेड है जो इसमें ये 1985 में राजीव गांधी जी ने जो है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति विकसित करने की घोषणा की थी। तो उसी के संदर्भ में इन्होंने जो है देश के नाम अपने प्रसारण में यह कहा था कि क्या कहा था कि देश को ऐसी शिक्षा नीति दी जाएगी जो देश को आर्थिक व राजनीतिक दृष्टि से 21वीं शताब्दी के लिए तैयार कर सकेगी। यानी कि राजीव गांधी जी के द्वारा उस समय देश को संबोधित करते हुए यह विचार रखे गए थे कि अगर हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है, देश की आर्थिक स्थिति को और अधिक ज्यादा सुदृढ़ करना है, मजबूत करना है, इसके साथ साथ राजनीतिक दृष्टि को भी जो है अगर हम मजबूत करना चाहते हैं और 21वीं शताब्दी में भारत को एक प्रभावशाली देश के रूप में स्थापित करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से हमें एक ऐसी संरचना नीति लानी होगी, एक ऐसी नई शिक्षा नीति लानी होगी जो देश को और अधिक ज्यादा विकास करने में अपनी महती भूमिका अदा करेगी। और इसके साथ उन्होंने यह भी कहा था, क्या कहा था कि केवल शिक्षा ही है, यानी कि शिक्षा के द्वारा ही राष्ट्रीय एकता तथा नैतिकता जैसे कार्यों का विकास हो सकता है। यानी कि केवल शिक्षा ही है जिसके माध्यम से राष्ट्रीय एकता तथा नैतिकता जैसे कार्यों का विकास किया जाना चाहिए। और जब देश स्वतंत्र हुआ, तो अब हम थोड़ा सा बैकग्राउंड इधर चलेंगे, उसमें हम आपको जानकारी देंगे कि जब देश स्वतंत्र हुआ था तो क्या कंडीशंस थी उसके बारे में थोड़ा सा। तो उसमें यह समय बताया गया था कि देश में उस समय जब भारत देश स्वतंत्र हुआ तो 20 विश्वविद्यालय थे, 700 महाविद्यालय थे तथा कुल 4 लाख विद्यार्थी उस समय शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। यानी कि जब अपना भारत देश स्वतंत्र हुआ तो 20 विश्वविद्यालय थे, 700 महाविद्यालय थे और कुल 4 लाख विद्यार्थी उस समय शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। अब अगर बात करी जाए इस समय की, सन 1985 की, तो उस समय जो है 140 विश्वविद्यालय थे, जिसमें 5246 महाविद्यालय थे, 45,000 उच्च माध्यमिक विद्यालय थे तथा 5 लाख प्राथमिक विद्यालय थे। यानी कि अगर हम अब कंपैरिजन करें 1947 से 1985 की, तो इतने समय के अंतराल में काफी अधिक जो है परिवर्तन हो गया था। कहाँ उस समय मात्र यहाँ जो है अब इन विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ करके 140 विश्वविद्यालय हो गई, 5246 महाविद्यालय हो गए, 45,000 उच्च प्राथमिक हो गए और 4 लाख जो कुल विद्यार्थी उस समय शिक्षा ग्रहण कर रहे थे और 5 लाख प्राथमिक विद्यालय हो गए। तो इसमें विद्यार्थियों की संख्या जो है काफी कुछ जो है पहले की अपेक्षा अधिक हो गई थी, क्योंकि संख्या बढ़ गई थी विश्वविद्यालयों की, महाविद्यालयों की। अब इसी के परिप्रेक्ष्य में एक और डाटा है, उसमें बताया गया सन 1997 में कि जब हमारा देश काफी अधिक प्रगति करते हुए हम 15 अगस्त 1947 को आजाद हुए थे और 47 के बाद जो है 47 के बाद फिर आपका 57 के बाद फिर आपका जो है 67 आया, 67 के बाद 77, 87 और 97 आया। लगभग 50 वर्षों के बाद 50 वर्षों के बाद तो उस समय जो है कंडीशन थोड़ी सी चेंज हो गई। यानी कि जब हम अपने
स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती मना रहे थे। 250 विश्वविद्यालय जिसमें डीम्ड यूनिवर्सिटीज भी शामिल थी, उनको समावेशित करते हुए 9000 महाविद्यालयों का विकास किया जा चुका था। 3 लाख प्राध्यापक हो गए थे, 60 लाख विद्यार्थी उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। तो अगर हम इसको कंपैरिजन 1947 की देखें तो अब जो है हमने काफी अधिक विकास कर लिया था, चाहे वो हमारा आर्थिक विकास क्यों ना रहा हो, चाहे वो हमारा जो है तकनीकी विकास क्यों ना रहा हो, क्योंकि उच्च शिक्षा में उस समय जो है बहुत कम ही लोग जा पाते थे। इसलिए जो है धीरे धीरे सुधार करते हुए 60 लाख विद्यार्थी जो है उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड था हमारा कि क्या शिक्षा की उस समय दशाएं थी जब देश स्वतंत्र हुआ, और उसके बाद धीरे धीरे समय दर समय जो है इसमें काफी अधिक बदलाव होता चला गया। और इसी के संदर्भ में जो है तत्कालीन प्रधानमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री जो राजीव गांधी जी थे, उन्होंने नई शिक्षा नीति 1980 के संबंध में शांति निकेतन में भाषण देते हुए एक बार फिर कहा था कि स्वतंत्रता के बाद भारत ने विज्ञान और तकनीकी में बहुत प्रगति की है। जैसा कि अभी हमने ऊपर डाटा भी बताया कि काफी अधिक जो है परिवर्तन हो गया था स्वतंत्रता के बाद से अब तक की, और उसमें विज्ञान और तकनीकी की महत्वपूर्ण भूमिका थी कि पहले विज्ञान और तकनीकी का कुछ भी विकास नहीं हुआ था, लेकिन धीरे धीरे समय रहते रहते काफी अधिक विकास हो गया। लेकिन अभी भी मानव संसाधन का विकास उतना नहीं हुआ है, जिसे हम ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं। मानव संसाधन उतना अधिक विकास नहीं हुआ है, और आज जो देश की स्थिति है वो अभी देश की स्थिति अच्छी नहीं है, बल्कि वो क्या है, पिछड़ा हुआ है। यानी कि देश को अभी और अधिक सशक्त माध्यमों की आवश्यकता है, जिससे कि जो है मानव संसाधन का अच्छी तरह से यूटिलाइजेशन किया जा सके, उसे हम सर्वाधिक रूप से प्रयोग कर सकें और आगे आने वाले भविष्य के दर्पण में भारत को एक अग्रणी देश के रूप में विश्व में स्थान दिला सकें। ऐसी कार्य योजना की अभी आवश्यकता है। इसी योजनाओं को मद्देनजर रखते हुए एक बार शिक्षा मंत्रियों के अधिवेशन में भी उन्होंने कहा था, बहुत ही अच्छा कोटेशन है, संपूर्ण विश्व बिजली की गति से प्रगति कर रहा है, परंतु हम इस दौड़ में बहुत पीछे हैं। उसका एकमात्र कारण है भारत की शिक्षा प्रणाली। यानी कि उन्होंने डायरेक्ट जो है प्रहार करते हुए ये बताया कि भारत की जो अभी भी शिक्षा प्रणाली है वो अपने पूर्व के ढांचों से निजात नहीं हो पाई है, आजाद नहीं हो पाई है। उसे अभी भी आवश्यकता है उन सब चीजों से बाहर निकलने की और एक नए आयाम के साथ, नई ऊर्जा के साथ फिर से अपने आप को रखने की, जिससे कि जो है एक सशक्त देश बन सके और सर्वांगीण विकास में अपनी महती भूमिका अदा कर सके, जिसके अंदर रहने वाला प्रत्येक भारतीय नागरिक, सभी लोग जो है अपनी योग्यताओं को अपनी योग्यता के अनुसार अदा कर सकें। और इसके साथ साथ ये भी बताया गया कि क्या हम 21वीं शताब्दी की नई टेक्नोलॉजी की चुनौतियों का सामना कर सकेंगे। यानी कि अब जो आगे आने वाली हमारी 21वीं शताब्दी है, तो क्या वास्तव में अब हम इतने अधिक योग्य बन सके हैं कि उन टेक्नोलॉजी की चुनौतियों का सामना कर पाएंगे। एक ऐसी ही रूपरेखा का विचार प्रस्तुत किया गया था डॉक्टर राजीव गांधी जी के द्वारा, जिसमें इन्होंने जो है ये बातें बताई थी। अब आगे यहाँ पर बताया गया है कि धीरे धीरे जो है हम 21वीं शताब्दी की दहलीज पर खड़े हुए हैं। हमें सर्वधर्म समभाव, यानी सर्वधर्म समभाव का मतलब है कि सभी अनिल जी सर, आज इसको हम लोग यहीं रोकेंगे। जी जी जी। दूसरी चीज ये है कि पीपीटीज डेवलप हुई है और या नहीं हुई है? हो गई है सर, हो गई है पूरी। तो भूमिका बहुत बड़ी है। बस सर खत्म हो गई, 2 ही मतलब 2-3 मिनट